हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र वो पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने आपको बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताया था। बाह्य स्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनसे एंजाइम स्रावित होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि मैंने आपको बताई थी अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत मैंने आपको लीवर, यकृत बताया था। और बाह्य स्रावी ग्रंथि और कौन कौन से होते हैं जिनसे एंजाइम निकलता है? लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये जो होती है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। और दूसरा, इनके अंदर बाह्य स्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती। और मैंने आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में भी जानेंगे कि पीयूष ग्रंथि किसको कहते हैं, कहाँ स्थित होती है, कौन कौन सा हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। सबसे ज्यादा टॉपिक पीयूष ग्रंथि से ही पूछा जाता है। तो आइए पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत ही हम अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। दूसरा, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इनमें नलिका नहीं होती। मैंने अभी बताया था नलिका नहीं होती और हार्मोन निकलते हैं, ये इसकी पहचान होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताए कि वे ग्रंथि जो नलिका नहीं होती और हार्मोन निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कुल टोटल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो आंसर आता है 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि हार्मोन क्या कहता है, सीधे रक्त में जाकर मिल जाते हैं, और कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखिए कौन कौन सी, ये 9 की 9 ग्रंथियां होती है। आपको उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पता चलेगा कि मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहा जाता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, तीसरे पे पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस, पीनियल काय, जनद और हाइपोथैलेमस। इस तरीके से 9 के 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में उपस्थित होती है। आइए अब इसमें हम जानेंगे। पहले ये 9 की 9 ग्रंथियां देख लीजिए जो कहां कहां स्थित होती है। मैंने पहले भी बताया था हाइपोथैलेमस, ये देखें मस्तिष्क के अंदर होता है हाइपोथैलेमस पहली ग्रंथि। दूसरी पीनियल काय, ये भी माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर दूसरे नंबर पे। तीसरे पे पीयूष ग्रंथि, आज इसी ग्रंथि के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पीयूष ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में होते हैं, इसकी स्थिति, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। तीसरी ग्रंथि जो कि गले में स्वर यंत्र और फ्रूट पाइप के बीचों बीच आती है, थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पे ऐसे दाने जैसे ग्रंथि और होती है 4, जिसके हम कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद एक ग्रंथि होती है अग्नाशय। ये मैंने आपको बताया था ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। क्यों? क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लर्न रख लेना। और इसके बाद ये किडनी होती है। किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है जिसे हम अधिवरक ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि स्त्रियों की अगर बात करें तो अंडाशय होती है, और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में वर्षण होती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आइए जानते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखिए पीयूष ग्रंथि में क्या है। सबसे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसकी आपको थोड़े बारे में आपको पता होना चाहिए। लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर होती है। भार इसका होता है 5 से 0.7, ये सेंटीमीटर की जगह आएगा ग्राम होता है।
ठीक है ना, इसका भार इतना होता है। नेक्स्ट, स्थिति कहाँ स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, ये सबको पता हो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है। देखिए, अग्र मस्तिष्क के पक्ष भाग अर्थात जिसको हम कहते हैं डायनसेफ्लान, डायनसेफ्लान, जो मस्तिष्क का अगर मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है उसमें यह स्थित होते हैं कि अधर भित्ति, जिसे हम हाइपोथैलेमस के प्रवर्धक इन्फ्लूडबुलम पर स्थित होती है, उसके प्रवर्धक देखिए ये है देखो ये निकला हुआ भाग, ये पीयूष ग्रंथि होती है, ब्रेन हो गया ये, और यहां देखिए मस्तिष्क के अंदर ये निकला हुआ है, इसे ही कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ये होता है इस तरीके से, ये होगी इसके स्टाल, और ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। देखो दो लोब होते हैं, एक ही है, इसे कहते हैं, इस भाग को हम कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। कुछ हार्मोन्स तो यहां से स्रावित होंगे, यानी कि अग्रभाग और पछभाग। दूसरा होता है ये भाग, यानी कि अग्रभाग और पछभाग। टोटल पीयूष ग्रंथि से 7 हार्मोन तो यहां से स्रावित होते हैं, अग्रभाग से और पछभाग से 2। इस तरीके से टोटल 9 हार्मोन्स के बारे में हम इसमें जानेंगे, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और वे क्या काम करते हैं, क्यों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, पीयूष ग्रंथि 2 प्रमुख पालियों से मिलकर बनी होती है, जिसे अभी दिखाया था अग्रपिंड, जो मैंने अभी 2 लोग दिखाए थे इस तरीके से, ये हो गया अग्रपिंड और ये हो गया पछपिंड। तो अब आप देखिए, अग्रपिंड से इसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अग्रपिंड का दूसरा नाम क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पछपिंड का क्या कहलाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं पछ भाग को। अब समझिए, अग्रपिंड की अगर हम बात करें, अग्रपिंड या एडिनोहाइपोफाइसिस, अब इससे देखिए मैंने अभी बताया आपको, अग्रपाली से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। नोट रख लेना, 7 हार्मोन इससे निकलते हैं। सातों के बारे में आपको पता हो, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। इनके कार्य क्या होते हैं ये देखिए। सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन, यानी कि TSH, शॉर्टकट में से बोलेंगे TSH, जिनकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, ये TSH होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड यानी कि थायराइड ग्रंथि पे कार्य करेंगे ना ये। आइए देख लेते हैं, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को, देखो किस ग्रंथि को, थायराइड, क्योंकि T से थायराइड, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर थायरॉक्सिन, किसके, थायरॉक्सिन। देखो जो थायराइड ग्रंथि होती है, हम ये H के आकार की जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। वैसे तो T4 और T3 ये 2 हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, लेकिन थायरॉक्सिन कहते हैं T4 को। जो थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण और उसकी मुक्ति की दर को नियंत्रित करता है, यानी कि कितनी मात्रा में थायराइड ग्रंथि से T4 हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनना है और निकलना है, वो सब काम कौन करता है, TSH। कहने का मतलब यह है, पीयूष ग्रंथि से जो TSH हार्मोन स्रावित हो रहा है, वो सारा काम कौन देख रहा है, TSH हार्मोन। थायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल कर दिया एक तरीके से, तो कंट्रोल करने लगी ना, तो इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहने लगे। हर एक ग्रंथि पे ये अपना कंट्रोल रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पहला तो काम इसका ही हो गया, कौन सा हार्मोन हुआ, TSH। तो TSH हार्मोन। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, उसे कहते हैं, देखिए नंबर 2 पे एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। याद रखना, पहला कौन सा आया था, TSH, ठीक है ना। अब यह हार्मोन क्या काम करता है, यह हार्मोन अधिवरक यानी कि एड्रिनल अधिवरक ग्रंथि के कार्टेक्स के स्रावन का नियंत्रण करता है। देखिए ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो टोपी जैसी रचना होती है, इसी ग्रंथि को हम कहते हैं अधिवरक ग्रंथि, इसके ऊपर अधिवरक ग्रंथि। अब अधिवरक ग्रंथि के अगर आंतरिक संरचना देखी जाए तो एक इसका मेडुला भाग होता है, एक कार्टेक्स भाग होता है।
एक मेडुला, एक कार्टेक्स। मेडुला से भी हार्मोन स्रावित होते हैं और कार्टेक्स भाग से भी। तो ये पीयूष ग्रंथि का ये जो हार्मोन होता है ACTH, ये क्या कहता है, एड्रेनल जो कार्टेक्स भाग होता है उसके क्या कहता है, देखो उसके स्रावन को, यानी कि कितनी मात्रा में उसका स्रावन होना है, कितना हार्मोन निकलना है, तो उसका सब कौन कहता है, ACTH, एड्रेनल ग्रंथि के कार्टेक्स वाले भाग से कितना स्रावन होना है, यही काम करता है ACTH। इसका मतलब जो पीयूष ग्रंथि से दूसरा जो हार्मोन स्रावित हो रहा ACTH, ये क्या काम कर रहा है, एड्रेनल ग्रंथि पे कंट्रोल कर रहा है। पहले किस ग्रंथि पे, थायराइड, दूसरी ग्रंथि एड्रिनल। तो एक तरीके से क्या हुआ कि सब पे कंट्रोल कर रखा है, तो इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जा रहा है। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन इसे कहते हैं LTH, या ये नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या तीसरा नाम इसका मेमोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या काम करता है, तीसरा हार्मोन, इसका काम समझिए। यह हार्मोन निषेचन के बाद पीत पिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। देखिए निषेचन क्रिया के बाद जो अंडाशय के अंदर बनता है कार्पस ल्यूटियम संरचना होती है, उसको क्या करता है, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है तथा उसे प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करते रहने के लिए उत्तेजित करता है तथा संतानोत्पत्ति के तुरंत बाद यह स्तन ग्रंथों को दुग्ध स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बार पूछा जाता है कि दुग्ध का स्रावन किस हार्मोन के द्वारा या कौन हार्मोन नियंत्रित करता है, दुग्ध स्रावन के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, आंसर आएगा प्रोलैक्टिन या मेमोटोट्रोपिक या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है ना। और ये काम कौन कर रहा है, अभी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनसे जो स्रावन हो रहा है, जहां ये नियंत्रित करने, वो डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। तो तीसरा हार्मोन समझ गए। तो इसका काम बस यही रखना याद, अगर कभी भी पूछा जाए LTH हार्मोन या प्रोलैक्टिन का स्तन ग्रंथों को दुग्ध स्रावन के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, संतानोत्पत्ति के बाद। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है मिलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन ये क्या काम करता है, यह हार्मोन त्वचा में पाई जाने वाली, त्वचा के अंदर जो रंग देने वाली कोशिकाओं जो होती है, हमारे त्वचा के नीचे जो कोशिकाएं होती है जिनसे रंग आता है और वर्णक कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा कर देता है। यानी कि मिलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन क्या करता है, जो रंग देने वाली त्वचा के नीचे कोशिकाएं होती हैं, और यह हार्मोन मनुष्य में तिल व चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन, मिलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन। ठीक है ना। तो हमारी त्वचा पे जो तिल बनते हैं या चकत्ते बनते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, मिलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन। इस तरीके से चार हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो निकलते हैं। अब पांचवा हार्मोन समझिए। पांचवा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अथवा इसे अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन, नाम से ही इनके कार्य पता चल जाते हैं। देखिए नर में जो वर्सन टेस्टिस होते हैं उसकी कोशिका होती है अंतरालिक कोशिका। नर के अंदर जब आप टेस्टिस पढ़ोगे यानी कि वर्सन का पढ़ोगे और इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे तो इनमें एक तरह की कोशिकाएं होती है जिसे हम कहते हैं अंतरालिक कोशिकाओं। उसके लिए क्या कहते हैं, को उद्दीपित करके यह एंड्रोजन स्रावित करवाता है। एंड्रोजन नर हार्मोन होता है। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कभी भी पूछा जाए निम्न में से नर हार्मोन कौन सा होता है, तो उसका नाम याद रखना एंड्रोजन। नर हार्मोन को होता है एंड्रोजन। और ये कौन स्रावित करवा रहा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अंतरालिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है वर्सन की, और उसे स्रावित कराने के लिए कौन प्रेरित करता है, ल्यूटिनाइजिंग। तथा मादा की बात करें, मादा में जो कोशिका होती है कार्पस ल्यूटियम। मादा में जैसे नर में जो कोशिका होती है वर्सन के अंदर अंतरालिक कोशिका, और मादा में कौन सी होती है, कार्पस ल्यूटियम। इसमें से इसके विकास में सहायक होता है, कार्पस ल्यूटियम का विकास में सहायक कौन होता है, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग इसलिए कह रहा कार्पस ल्यूटियम की वजह से, और अंतराली कोशिका इसलिए कह रहा है नर हार्मोन्स की वजह से, ठीक है ना। अब छठे नंबर पर आता है पुटिका उत्तेजक हार्मोन। पुटिका जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH, ये छठे नंबर का हार्मोन्स। यह हार्मोन्स अंडाशय पुटिकों को परिवर्धन व परिपक्व के लिए उत्तेजित करता है। इससे उत्तेजित होकर पुटक एस्ट्रोजन्स स्रावित करते हैं तथा अंडाणु को मुक्त करते हैं। होता क्या है, अगर आप अंडाशय देखिए, यहां समझिए, अगर आप अंडाशय की संरचना देखें, स्त्री में अंडाशय की संरचना देखें, तो ये पुटिका कोशिकाएं होती है जिससे कि ये परिवर्धित यानी कि वृद्धि कर करके एक ऐसी स्टेज बना लेती है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण हो जाता है। इन्हें ही कहते हैं पुटिकाएं, ठीक है ना, फॉलिकल। और बाद में जब ये पुटिकाएं, इसके अंदर अंडाणु ओवम बनता है, फिर इसको ओवम को क्या कहते हैं, ये बाहर निकालने का कार्य यह करती है ताकि अंडाशय इसकी पुटिकाओं से मुक्त हो सके। ये काम होता है किस हार्मोन का, पुटिका उत्तेजक हार्मोन। अब तो समझ में आ गया, फिर से समझिए, यह हार्मोन अंडाशय के पुटिकों को, जो मैंने पुटिका बनाई थी, प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका, इस तरीके से ये वृद्धि कर करके ऐसे पुटिका बनती है और बाद में अंडाणु बन जाता है। उसके परिवर्धन और परिपक्वन के लिए उत्तेजित करता है। इससे उत्तेजित होकर पुटक एस्ट्रोजन्स स्रावित करते हैं, यानी कि जो मादा हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन्स, ठीक है ना, स्रावित करता है, जिससे कि अंडाणु को मुक्त करते हैं ताकि अंडाणु उस पुटिका में से बाहर आ सके। अब सातवां जो हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, GH कह दो इसको या STH कह दो। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, सातवें नंबर का। इस हार्मोन्स का प्रमुख कार्य शरीर के सामान्य वृद्धि, यानी कि शरीर की वृद्धि बनी रहती है इस हार्मोन की वजह से, तथा शरीर के वजन को बढ़ाना होता है। यानी कि ये वृद्धि हार्मोन इसीलिए है। यह हार्मोन अग्नाशय से इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट, अग्नाशय से इंसुलिन तथा ग्लूकेगान, ये नाम गलत है, इसे लिख लेना ग्लूकेगान, ग्लूकेगान, ये नाम है इसका, ग्लूकेगान उत्प्रेरित करता है। इसके अल्प स्रावन से व्यक्ति बौना रह जाता है। अगर ये वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में निकले तो इसकी वजह से व्यक्ति बौना रह जाता है और शरीर की वृद्धि नियमित रूप से नहीं हो पाती। और दूसरा बहुत प्रमुख कार्य होता है इंसुलिन और ग्लूकेगान का स्रावन करवाना, जो कोई अग्नाशय के हार्मोन होते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ आपके सातों के सात हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलते हैं। अब थोड़ी सी बातें, प्रौढ़ अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो, और ये कम मात्रा में निकले अल्प स्रावन से, अन्य ग्रंथियों के स्रावन कम हो जाते हैं तो और दूसरी भी ग्रंथि के स्रावन भी कम हो जाएंगे, जिससे कि शरीर में उतक क्षय के कारण व्यक्ति समय से पूर्व बूढ़ा होने लगता है। इस रोग को साइमंड्स रोग कहते हैं। यानी कि अगर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का स्रावन प्रौढ़ अवस्था में कम होना शुरू हो जाता है तो जो और ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि उन हार्मोन को निकालने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वे भी कम मात्रा में निकलेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा नजर आएगा और इसी रोग को ही हम कहते हैं साइमंड रोग, ठीक है ना। इसके बाद आप समझिए, ये देखिए, ये है अग्रपिंड, पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, इससे सातों के सातों हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। देखो सबसे पहले TSH जिसने कि थायराइड ग्रंथि पे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा हुआ GH ग्रोथ, ये मसल्स को बना रहा है। तीसरा हुआ GH, यो भी ग्रोथ ही है, ये हड्डियों की वृद्धि कर रहा। ये MSH यानी कि जो है स्किन के अंदर जो मिलेनिन पदार्थ होता है उसको, त्वचा के रंग को ये कंट्रोल करता है MSH। फिर ACTH, ये एड्रिनल ग्रंथि को, कार्टेक्स के लिए एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर जो टोपी जैसी रचना होती है उसको कंट्रोल करता है। और इस तरीके से ये कहलाते हैं अग्र ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो कि आपने पढ़े। अब दो हार्मोन पचपिंड से निकलते हैं इसकी, एक तो ऑक्सीटोसिन, जो कि देखो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, एक प्रोलैक्टिन भी था जो कि स्तन ग्रंथि से दुग्ध को स्रावन कर रहा था अग्र में। अब ये देखिए दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन
ये क्या काम करता है, यो भी यही काम करता है जो प्रोलैक्टिन करता है, यानी कि दुग्ध में स्रावन के लिए प्रेरित ये भी करता है। और एक होता है एडीएच हार्मोन, यानी कि ये क्या काम करता है, किडनी में जल संतुलन की मात्रा को बनाए रखता है। और गोनोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं स्त्री में ओवरी पे कार्य करता है और पुरुष में टेस्टिस पे कार्य करता है। इनके बारे में और देख लीजिए बस पक्ष ग्रंथि वाले। अब देखिए पक्षपिंड या न्यूरोहाइपोफोसिस कहते हैं इसको। पक्षपिंड यह हार्मोन्स का निर्माण नहीं करते हैं, इसमें पक्षपिंड में हार्मोन का निर्माण नहीं होता, पर के क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, बने दो प्रमुख हार्मोन को एकत्रित करके उन्हें स्रावित करने का कार्य करता है। यह दो हार्मोन निम्नलिखित है। पक्षपिंड में कोई हार्मोन नहीं बनते पीयूष ग्रंथि के, ये तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनता है उसको स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो वे दो हार्मोन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन, पहला हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। देखिए यह एक चक्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रीय पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एक चक्रीय पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, जो 8 अमीनो अम्लों का बना होता है। कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है ये, 8, इंपॉर्टेंट, 8 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है ऑक्सीटोसिन। यह गर्भाशय के समय क्या काम करता है, ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे कि शिशु का जन्म आसानी से हो जाए। प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, और जब शिशु को जन्म ले लेता है तो जो स्तन ग्रंथियां होती है यही काम करता है, दुग्ध के स्रावन को लिए प्रेरित करता है। देखो प्रोलैक्टिन भी कर रहा था है और ऑक्सीटोसिन भी करता है। इसके बाद दूसरा हार्मोन वैसोप्रोसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य वृक्क के संग्रह नलिकाओं से जल के पुनर्वशोषण में वृद्धि करना होता है। जो हमारी किडनी होती है इसके अंदर जो आप देखेंगे संग्रह नलिका होती है, हैनले की लूप होती है और समीपस्थ नलिका होती है। तो बात हो रही है दूरस्थ संग्रह नलिका की। देखो ये लिख रहा संग्रह नलिका की। संग्रह नलिका जो होती है वृक्क की जब आंतरिक संरचना देखेंगे उसमें संग्रह नलिका होती है, उसमें जल के पुनर्वशोषण में वृद्धि का कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से देखिए मूत्र तनु तथा रक्त गाढ़ा हो जाता है। मूत्र तनु यानी कि पतला हो जाता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्तदाब कम हो जाता है, यानी कि रक्तदाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि मूत्र की मात्रा सामान्य से 10 गुना तक बढ़ जाती है। और इस दशा को मूत्रलता या डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, यानी कि बार बार इस दशा में बार बार पेशाब आता है, मूत्रलता, इसी रोग को कहते हैं। और ये सब कौन करता है, एडीएच के अल्पस्रावन से ये काम होता है। इस तरीके से आपने पीयूष ग्रंथि से 7 हार्मोन का स्रावन होता है अग्रपिंड से, 2 का नहीं होता, 2 का हाइपोथैलेमस से होता है, और उनको 2 का मैंने आपको कार्य बता दिया, ठीक है ना। ये था पीयूष ग्रंथि पे मेरा एक जो आपने नॉलेज ली है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो था और ग्रंथियां है उनके बारे में थोड़ी सी जानेंगे। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।